सुहानी कुमारी कौन है? आपका आंसर बहुत अच्छा है, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। बहुत बढ़िया आंसर। ये किसकी कॉपी है जिसपे नाम नहीं लिखा है? किसकी कॉपी है? बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। और भी आंसर है कहीं? इनका आंसर अच्छा था काफी। कल एक दो प्रश्न आया है कि भारत विश्व गुरु था परंतु अब ऐसा नहीं रहा। तो भारत विश्व गुरु था, ये बात सही है। आगे सारे लोग, कुछ लोग संडे मनाने लग गए, कोई बात नहीं, जो संडे मना रहे हैं मना ले, जो आ गए हैं वो आ गए हैं। तो भारत विश्व गुरु था कि नहीं था? पहले आप बताओ। भारत विश्व गुरु था। आवाज आ रही है सबको? भारत विश्व गुरु था कि नहीं? अब है? इसी आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं चल रही? स्क्रीन देख लो। तो यहां समझना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आ जाइए ऑनलाइन वाले सारे। भारत विश्व गुरु अपने जो ज्ञान के कारण था, जो प्राचीन समय में एक से एक लोग यहां हुए हैं। अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो भगवत गीता को लेकर कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि भारत विश्व गुरु था कि नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टीन के पास एक बार भगवत गीता पहुंची, उसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसने कहा कि अगर युवा रहता, उस समय भगवत गीता मिल जाती तो मैं आज इतना बड़ा वैज्ञानिक न बनता, मैं किसी और रास्ते पे निकल जाता। मतलब यह है कि भारत में बौद्धिकता का बहुत चरम स्तर रहा है। अगर आप इस बात को समझें कि भगवत गीता की जो अवधारणा है 5200 साल पहले की है। कब की है? 5200 साल पहले अगर भारत में कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो इस स्तर पे पहुंचे रहे होंगे, तो उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया, आज भी भगवत गीता आपने कभी, आपको समय लगे जरूर पढ़िएगा, उसमें भी यथार्थ गीता एक उसकी बहुत अच्छी व्याख्या है जो स्वामी अड़गड़ानंद जी की है। उसमें आप देखेंगे कि यथार्थ गीता में पूरी व्याख्याएं हैं और उन व्याख्याओं का पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे जिनके ऊपर असर पड़ा है। क्योंकि हमारे यहां जो चीजें रही उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग रहे जिनके जीवन को बदल दिया इस एक ग्रंथ ने। भारत में इसको नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी वर्ण की बात नहीं है, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाते। यहां पर हर व्यक्ति के साथ समानता की बात की गई है, और जहां पर समानता की बात होगी वहां वर्ण विभाजन नहीं चल पाएगा। इसीलिए यहां पर भगवत गीता को लेकर लोग अलग मत रखते हैं। और जो विदेशी लोग हैं, अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका के बहुत सारे विद्वान हैं। मैं आपको कुछ विद्वानों का नाम बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में विद्वान और भारत में ऐसा क्या रहा है। यहां आप समझें कि भारत में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं। अमेरिका में एक विद्वान रहे हेनरी थोरो। क्या नाम था? हेनरी थोरो। इनकी पुस्तक थी वाल्डन। हेनरी थोरो, क्या नाम था? हेनरी थोरो। हेनरी थोरो की पुस्तक थी वाल्डन, और इन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर, ये दार्शनिक है अमेरिका का। क्या है? दार्शनिक है, एक विचारक है, और इसके द्वारा भगवत गीता को लेकर बहुत सारी बात कही गई है। भगवत गीता, अब यहां पे आप समझिएगा, भगवत गीता क्या उपनिषदों का सार है? किसका सार है? उपनिषदों का सार है। उपनिषद में कर्मकांड का विरोध किया गया। किसका?
और ये कौन सा कर्मकांड है? वैदिक कर्मकांड। जो विश्व गुरु की अवधारणा जिनको समझ में नहीं आती, आज समझ में आ जाएगी कि भारत कैसे विश्व गुरु बन रहा है, या भारत के ऐसे अंदर कौन सी संभावनाएं हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, उन लोगों ने यही कहा है कि भगवत गीता जो है वो एक शानदार जो रचना है। वाल्डन कहता है कि पूर्व में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे ग्रंथ खंडहर के समान है। कैसे समान है? खंडहर के समान है। और भगवत गीता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। मतलब ये कहता है कि सारे ग्रंथों में बहुत ज्यादा हमें जो समस्या दिखाई देती है, खंडहर के समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? खंडहर के समान। और इसको अगर हम देखें, जो भगवत गीता है, इसकी जितनी प्रशंसा किया जाए, जितनी प्रशंसा करें उतना कम। कुछ तो बात होगी। 18 अध्याय 700 श्लोक। कितने अध्याय हैं? 700 श्लोक। और हर श्लोक आपको अपने जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पहले ही श्लोक में आप देखेंगे कि यहां पे जब भगवत गीता शुरू होती है तो उसमें पहला श्लोक है और यह कहा गया कि एक व्यक्ति अपने से लड़ रहा है। अर्जुन को लड़ना नहीं है, क्योंकि उसके सामने के जो लोग खड़े हैं वो भी उसी के परिवार के लोग हैं। लेकिन यहां कृष्ण के द्वारा यह समझाया गया कि ये जो परिवार है, अगर परिवार भी अन्याय की तरफ है तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और यह चीज आपको दिखाई देगी। एक व्यक्ति है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर कौन है? ओपेनहाइमर अमेरिका में जो परमाणु बम बना, अमेरिका में अगर आप देखेंगे, अमेरिका में जो परमाणु बम बना उसको बनाने वाले थे। ये कौन थे? अमेरिका में जिस परमाणु बम का निर्माण हुआ उसको बनाने वाले ओपेनहाइमर थे। ओपेनहाइमर के ही बम से हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिरा था, इन्हीं के द्वारा जो परमाणु बम बनाया गया था। जब बम गिर गया तो ओपेनहावर को समझ में आया कि दुनिया के साथ मैंने कितना गलत किया। उसने भगवत गीता को कोट किया और उसने कहा कि अब मैं संसार में मृत्यु बन गया हूं। क्या बन गया हूं? आप इस बात को समझिए कि दुनिया के लोगों ने इस पर खूब रिसर्च किया है। हमको लगता है ये धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये आइडियोलॉजी की पुस्तक है जहां विचारधारा है। इसको सॉन्ग कहा गया है कि ये ईश्वर का सॉन्ग है और इसमें सारी चीजें सामने आती हैं। इसके अलावा एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आपने। एनी बेसेंट आई ही भारत इसीलिए। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के ऊपर पूरा असर आपको दिखाई देगा। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी, उपनिषदों की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और एनी बेसेंट ने यहां आने के बाद यह कहा कि अगर भारत में कोई व्यक्ति है तो उसको हो सकता है महत्व ना पता चले, लेकिन मुझे महत्व पता चलता है भगवत गीता का। उसने लिखा कि यहां पे जो भगवत गीता है वो आध्यात्मिक होने के लिए नहीं है, संसार में कैसे हमको रहना है इसकी हमको शिक्षा देती है गीता। अर्जुन इसी संसार में रहा, कृष्ण इसी संसार में रहे, लेकिन संसार में रहकर भी कैसे संसार से अलग रहना है वो शिक्षा देती है गीता। ये नहीं बेसेंट कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रही? कौन कह रहे? कौन एनी बेसेंट है? अब आपको लग रहा होगा कि हां एकदम सही चल रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमाण। आज सुबह मैंने यही प्रमाण इकट्ठा किया है कि यह प्रश्न आपका आएगा, तो प्रमाण के साथ बात रखी जाएगी तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुना है? देखिए वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो वॉरेन हेस्टिंग्स इस बारे में जो भगवत गीता को अगर आप समझें कि उसका क्या मानना है, वो कहता है कि भगवत गीता को देखकर ऐसा लगता है कि यहां के निवासी कितने महान हैं। अंग्रेज यहां पे वो जो गवर्नर जनरल है, लेकिन वो कह रहा है कि यहां के निवासी कितने महान हैं और हम ऐसे देश में आए।
और उसने भगवत गीता की प्रति इंग्लैंड भेजा। ये बातें कोई अंग्रेज नहीं बताएगा आपको, लेकिन यहां समझना पड़ेगा कि भारत के पास जो चीजें हैं वो चीजें विश्व में चली गई, हमारे देश के लोगों को कुछ पता ही नहीं, इसलिए हम विश्व गुरु। और भी एक दो लोग को सुन लो, आइंस्टीन का सुनी लो। आइंस्टीन कहता है कि एक तो जर्मनी का व्यक्ति है आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में आपको एक बात सुन के आश्चर्य होगी कि जब इजराइल बना था, इजराइल बनने के बाद इसको राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया था कि आपको हम राष्ट्रपति बना देते हैं, क्योंकि मित्र शक्तियों ने ही इनको प्रमोट किया कि आप राष्ट्रपति बन जाइए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? राष्ट्रपति नहीं बनना है, मैं अपने जीवन में खुश हूं। उसने बोला कि जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे इस बात की जानकारी हुई कि ईश्वर ने कैसे इस दुनिया को बनाया, और मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रकृति की हर वस्तु कितनी अधिक मात्रा में है इस मानव के जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। यही बात सेम महात्मा गांधी कहते हैं, यही सेम बात। महात्मा गांधी ने कहा कि इस प्रकृति ने हर व्यक्ति के पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, लेकिन लालची व्यक्ति का पेट नहीं भर सकती है प्रकृति। यही सेम बात आइंस्टीन कह रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहां से क्या क्या बातें बता रहा हूं? इसके बाद एक बात का अफसोस करता है वो, कि मुझे इस बात का अफसोस है कि यह पुस्तक जब युवा था उस समय नहीं मिली। अगर उस समय मिली होती तो मेरे जीवन की दिशा कुछ और होती। और जब भी मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूं तो ये पुस्तक मुझे इस दुनिया को उथली सी दिखाती। मतलब ये दुनिया बहुत हल्की है और ये पुस्तक बहुत भारी है। ये पुस्तक नहीं है, ये होली बुक है। ये पुस्तक नहीं है, होली बुक है। और ये सारे लोग ईसाई हैं, हिंदू नहीं है। कौन है? तो यहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने वाले भगवत गीता से जो दूर हो गए, लेकिन जो अच्छे माइंड के लोग थे उन लोगों ने सबने पढ़ा कि हां एक स्पिरिचुअल बात है। जब भगवत गीता बोली गई उस समय कोई धर्म ही नहीं था। जब भगवत गीता बोली गई उस समय कोई धर्म था क्या? एक ही धर्म था, सनातन धर्म। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पे, फिर चर्चा करते रहेंगे। बहुत इसमें अथाह ज्ञान है। बुद्ध ने कहा कि जब हमें आधे से कम जानकारी रहती है तो हम बहुत बोलते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब हमें दुनिया में आधे से कम जानकारी रहती है हम बहुत बोलते हैं, लेकिन जहां आधे से अधिक जानकारी होती है तो हम मौन हो जाते हैं। हमें लगता है दुनिया में बहुत कुछ है जानने के लिए, अभी तो हमने क्या जाना है। लेकिन हमारे साथ क्या है, थोड़ा सा जानने के हमको लगता है कि हमें सब आ गया है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो जय सनातन धर्म, भाई सनातन धर्म की जय है, उसी से ही हर चीज निकली है पूरी दुनिया में। तो सनातन धर्म तो मूल है। 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, जो 7वीं शताब्दी से आप देखेंगे तो लगभग 9वीं शताब्दी तक आपको राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत में दिखाई देंगे, है ना। कहां दिखाई देंगे? दक्षिण भारत में। कहां दिखाई देंगे? दक्षिण भारत में। इसके संस्थापक कौन थे? कल बताया था, दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। इसका संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। इसका संस्थापक दंती दुर्ग है। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? मान्यखेत। कहां पे? मान्यखेत। मान्यखेत को राजधानी बनाया और आप देखते हैं कि अपना शासन करना शुरू करता है। जो दंती दुर्ग है उसने कई उपाधियां धारण किया, जैसे महाराज की, परमेश्वर की, परम भट्टारक की, है ना। महाराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, ये उपाधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि ये शक्तिशाली है। ये उपाधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि दंती दुर्ग शक्तिशाली है।
लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं है। यहां पे ये इसको महसूस कराना पड़ रहा है कि मैं महाराज हूं। और अगर इससे ऊपर की उपाधि को अगर आप देखें तो महाराजा धीराज होती है ना, महाराजा धीराज। अगर आपको ये उपाधियां जो गुप्त काल में लिखी होंगी, यहां पर ये उपाधि महाराज की धारण कर रहा है। इसका मतलब यह कि अभी इनिशियल स्टेज पे है दंती दुर्ग। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस वंश में एक शासक आता है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण फर्स्ट। इस वंश में अगला शासक कौन आता है? कृष्ण फर्स्ट। और इसके द्वारा बहुत सारे स्थान का जो विस्तार किया गया और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको बनवाया गया। एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है ना, ये महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है ध्रुवधारा वर्ष। क्या नाम है? ध्रुवधारा वर्ष। यह ध्रुवधारा वर्ष जो है, ध्रुवधारा वर्ष, ध्रुवधारा वर्ष, इसी ने ही जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष चल रहा था उसमें यही व्यक्ति आपको दिखाई देगा, है ना। जो उत्तर भारत में जो कन्नौज को लेकर संघर्ष चल रहा था उसमें यही व्यक्ति है, ध्रुवधारा वर्ष। क्या समझ में आ रही बात? ध्रुवधारा वर्ष। यह संघर्ष जो चला उत्तर भारत में, इसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। बताया था ना, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे कि यह 100 साल से अधिक समय तक चला, लगभग जो 200 वर्ष। और यहां पर आप देखेंगे कि अधिकतर विजय किसको मिली? राष्ट्रकूटों को मिली। अधिकतर विजय राष्ट्रकूटों को मिली। अधिकतर विजय राष्ट्रकूटों को मिली। लेकिन आखिरी में कौन विजयी रहा? प्रतिहार। यहां समझना पड़ेगा। और अगर यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हारे कौन? पाल शासक खूब हारे। हमेशा हारने का काम एक ही शासक कर रहे हैं, पाल। कौन शासक हार रहे हैं सबसे? पाल शासक। इसी वंश में अगर आप देखेंगे तो एक शासक बना अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। आप अमोघ वर्ष को देखेंगे तो यह बहुत विद्वान व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? बहुत विद्वान व्यक्ति था। बहुत विद्वान था अमोघ वर्ष। और आप देखें इसके द्वारा बहुत सारी चीजें भी की गई। जैसे अगर हम इस बात को समझें कि अमोघ वर्ष ने, अगर हम देखते हैं तो अमोघ वर्ष के द्वारा बहुत सारी चीजें की गई। जैसे इसने एक उपाधि धारण किया। अगर आप देखें तो इसके द्वारा, अमोघ वर्ष के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कवि राजमार्ग। कौन सी पुस्तक? कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग नाम की पुस्तक इसने जो लिखा। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसने जैन धर्म के साथ इसकी बड़ी सहानुभूति थी। जैन धर्म के साथ इसकी सहानुभूति आपको दिखाई देगी। जो सहानुभूति आपको दिखाई देगी। क्यों सहानुभूति थी? क्योंकि ये जैन धर्म को बहुत ज्यादा पसंद करता था। और इसके समय में अगर आप देखेंगे तो एक संत थे जिनका नाम था जीनसेन। क्या नाम था? जीनसेन। ये जीनसेन के ही जो प्रभाव में आया और इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। जैन धर्म को स्वीकार किया। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप समझिएगा कि यहां पर इसके दरबार में और क्या चीजें दिखाई दे रही। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के 3 प्रसिद्ध कवि रहते थे। कौन? कन्नड़ भाषा के। किस भाषा के? कन्नड़ भाषा के 3 रत्न। कौन से? 3 रत्न। कौन कौन है? पन, पोन और रन। पन,
रन। पन, पौन और रन, ये 3 लोग रहते थे। अब आप देखेंगे कि एक रचना हुई थी शांति पुराण, है ना, जो जैन धर्म से संबंधित है, शांति पुराण। और इसकी रचना करने वाले कौन थे? पौन। कौन थे? ये इन्होंने लिखा शांति पुराण। क्या लिखा? शांति पुराण। क्या क्लियर इतनी बात? इसी वंश में आप आगे चलते तो एक शासक बना इंद्र थर्ड। कौन बना? इंद्र थर्ड। इंद्र तृतीय इसी वंश में अगला शासक बना। ठीक है। और इसके दरबार में अगर आप देखेंगे तो अरब का यात्री आया था, अल मसूदी। कौन आया था? अरब का यात्री आया था, अरब यात्री अल मसूदी आया था। कौन आया था? कौन आया था? अल मसूदी। ठीक है। अल मसूदी के द्वारा ही अगर आप देखेंगे जब वो आया तो उसने आते समय मानसूनी हवा के बारे में भी उसको जानकारी हुई थी, और उसने मानसूनी हवा के बारे में भी यहां पे बातें स्पष्ट किया था। तो मानसूनी हवा की जानकारी देने वाला कौन है? अल मसूदी। ये मानसूनी हवा के बारे में भी जानकारी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप जो किसी नाव में यात्रा करें, अगर हवा उसी दिशा में चल रही है तो नाव को आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं होती। इसीलिए जब भी यात्राएं की जाती हैं तो हवा का रुख देखकर की जाती है। अगर आपने जो साइकिल चलाई हो तो जब उल्टी हवा चलती है तो साइकिल नहीं चलती, नहीं चल पाती ना, अक्सर गिर जाती है। गिर जाती नहीं? गिर जाती। इसीलिए हमेशा यह प्रयास होता है कि ऐसे स्थान पे चला जाए कि उसी दिशा में जो बयार बह रही वैसे ही चले। तो यहां पर आप देखते हैं मानसूनी हवाओं के बारे में जानकारी देता कौन? कौन देता है? अल मसूदी। बहुत बढ़िया। आगे आप देखेंगे इस वंश में अगला शासक आता है कृष्ण थर्ड। कौन आता है? कृष्ण थर्ड। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यही सब आपके एग्जाम में आएगा, इसी तरीके से आपको समझना है। कृष्ण थर्ड शासक बनता है। और अगर आप देखेंगे तो इसी के समय में तक्कोलम की लड़ाई, इसके पहले बताया है, तक्कोलम की लड़ाई, तक्कोलम की लड़ाई हुई। क्या हुआ इसमें? तक्कोलम की लड़ाई में किसी को याद है? तक्कोलम की लड़ाई क्या हुआ था? चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था। क्या किया था? चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था। ये क्या क्लियर है सबको? परांतक प्रथम को पराजित किया था। इस वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? कर्क सेकंड। कौन हुआ? कर्क सेकंड। ये आखिरी शासक है। कर्क सेकंड ये आखिरी शासक है। आखिरी शासक है। और इसकी हत्या किसने किया? तैलप ने। किसने किया? तैलप सेकंड ने। किसने किया? तैलप। और फिर क्या बनाया? चालुक्य वंश, जो कल्याणी के ना। देखिए, अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रकूटों के ही सामंत थे, चालुक्य इन्हीं के सामंत थे। उसी समय मार दिया गया होता तो आज ये न मारे जाते। अगर उसी समय इस पूरे वंश को समाप्त कर देते राष्ट्रकूट तो ये अभी न मरते। कभी कभी क्या होता है कि सांप छोड़ दिया जाता है तो सांप खुद को भी काट लेता है, इसीलिए सांप को मारना जरूरी होता है। कभी कभी शक्ति का प्रदर्शन इसलिए जरूरी है कि बिना शक्ति के कोई मानता नहीं, तो बदला लेगा, इससे अच्छा आपको काम खत्म करना पड़ेगा। भारतीय शासक इसलिए हमेशा परेशान रहे कि यहां आदर्श पे बहुत बातें हुई हैं। आप देखिए पृथ्वीराज चौहान को, जब पृथ्वीराज चौहान को आप देखते हैं तो जीत गया पहली लड़ाई में, जो तराइन की पहली लड़ाई 1191 में जीता। और उसने कहा कि जाओ गोरी जाओ, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। अब गोरी गया, गोरी ने कहा ठीक है मौका दिया बताता हूं। अगले साल आया पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आया, फिर इनको छोड़ा नहीं।
और पृथ्वीराज चौहान की आदत थी कि वो युद्ध करने जाते थे और वो पूरा अपना जो परिवार लेकर जाते थे, उसमें नृत्य संगीत भी चलता रहता था। मतलब युद्ध करने जा रहे हैं तो आप पूरा आनंद आमोद प्रमोद में जा रहे हैं, तो ऐसे शासकों की बर्बादी होनी होती है ना। आप समझिए कि जिस काम के लिए अभी आपकी जरूरत है, अभी तो वही काम होना चाहिए। जब आपको बहुत ज्यादा जब गुस्सा आता है, आप देखेंगे, अक्सर देखा है मैंने, कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो मजबूत से मजबूत व्यक्ति को मार सकता है। ऐसा देखा है मैंने कई बार कि देखने में दुबले पतले बच्चे थे, उसने 2-3 को बहुत मार मारा, और जो मजबूत मजबूत लोग थे वो लोग कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि जब गुस्सा आता है ना, तो सारी एनर्जी आपकी इकट्ठा हो जाती। वैसी एनर्जी आपके पढ़ने में इकट्ठा हो जाए तो सारा काम हो जाएगा। तो जो गुस्सा है उससे भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारी पूरी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। यह लगता है कि आज बदला निकाल देंगे। तो यहां समझना है, इस वंश को लिख लें फिर आगे बढ़ें। इसको लिखना जरूरी है ना, लिखना जरूरी। अगर समझदार हो तो जाने दें इसी तरह से। कोई लिख रहा है, अरे जो रामू को गुस्सा बहुत आता है। लिखो, लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, यह लिखा हुआ है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। इसने अपनी राजधानी मान्य खेत को बनाया था। इसने अपनी राजधानी मान्य खेत को बनाया था तथा इसने अपनी राजधानी मान्य खेत को बनाया था तथा कई उपाधियों को धारण किया था जैसे महाराज परमेश्वर, परम भट्टारक आदि। हो गया। अगला पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश में, अगला पॉइंट बनाओ। राष्ट्रकूट वंश में इसके बाद कृष्ण प्रथम शासक बनता है। राष्ट्रकूट वंश में इसके बाद कृष्ण प्रथम, कहीं लिखा होगा, कृष्ण प्रथम शासक बनता है जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, ब्रैकेट में लिख देना महाराष्ट्र। जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट, इसके पश्चात राष्ट्रकूटों में ध्रुव धारावर्ष शासक बना। इसके पश्चात राष्ट्रकूटों में ध्रुव धारावर्ष
धारा वर्ष, हाँ वर्ष, ये इसकी उपाधि थी। राष्ट्रकूटों में ध्रुव धारा वर्ष शासक बना, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए, हो रहे संघर्ष में भाग लिया, हो गया संघर्ष में, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष में भाग लिया, यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसमें सबसे अधिक विजय राष्ट्रकूट शासकों को मिली, अब यह प्रश्न आ सकता है आपके सामने, जिसमें सबसे अधिक विजय राष्ट्रकूट शासकों को मिली। अब प्रश्न कैसे आएगा कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था इसमें सबसे ज्यादा विजय किसको मिली? हाँ, अब ऐसे तो आप जानते हैं आखिरी में प्रतिहार को मिली, लेकिन सबसे अधिक विजय पूछेगा तो राष्ट्रकूट आंसर करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? और सबसे ज्यादा हार किसको मिली थी? ठीक है, वो याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं। पाल शासक सबसे ज्यादा हारे थे ना। अगला पॉइंट बनाओ। इसी वंश में अगला शासक, अगला पॉइंट, इसी वंश में अगला शासक, सर हेडिंग क्या है? प्रिया कुमारी जी, हेडिंग यही है कि अगला पॉइंट लिखना है हमें राष्ट्रकूट वंश में, और उसी में हम लिख रहे हैं अगला शासक अमोघ वर्ष था। राष्ट्रकूट हेडिंग बनाइए, और इसमें अभी हम लोगों ने कुछ बातें किया है, और यहां पे आप देख सकते हैं ये सब बातें हो चुकी हैं। थोड़ा देर हो गए, आप बहुत देर हो गए आते आते, थोड़ा समय से आए होते तो इतनी दिक्कत न होती। नहीं, समय से आना चाहिए, अगर समय से नहीं आएंगे। हाँ सर, आपका कमेंट देख लिए, सर मेरा कमेंट भी देख लीजिए। ये भी एक अपने आप में मुझको लगता है कि जो काम, चलो लिखो, अगला पॉइंट बनाओ, हो गया, आ गए आप लोग। अब लिखो, इस वंश में अगला शासक अमोघ वर्ष हुआ। इस वंश में अगला शासक अमोघ वर्ष हुआ। अमोघ वर्ष, इस वंश में अगला शासक अमोघ वर्ष हुआ। अमोघ वर्ष, ये लिखा है, अमोघ वर्ष हुआ, जो अपनी विद्वता के लिए जाना जाता है। जो अपनी विद्वता के लिए, अपनी विद्वता मतलब विद्वान है ना, अपनी विद्वता के लिए जाना जाता है। अपनी विद्वता के लिए जाना जाता है। इसने कवि राजमार्ग नाम की पुस्तक लिखी। इसने कवि राजमार्ग, इसने कवि राजमार्ग नाम की पुस्तक लिखी, और आगे चल के जैन धर्म को स्वीकार किया। और आगे चल के जैन धर्म को, आगे चल के जैन धर्म को स्वीकार किया। वही ब्रैकेट में लिख देना, जीनसेन के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? जीनसेन के प्रभाव से। वही ब्रैकेट में लिख देना, जीनसेन के प्रभाव से। जीनसेन के प्रभाव से।
अगला पॉइंट, अमोघ वर्ष के दरबार में ही, अगला पॉइंट, जो विद्वान होगा वो विद्वानों को ही देगा ना संरक्षण, ये तो जाहिर सी बात होगी। अमोघ वर्ष के दरबार में, अमोघ वर्ष के दरबार में कन्नड़ भाषा के 3 बड़े विद्वान रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में कन्नड़ भाषा के 3 बड़े विद्वान रहते थे। कन्नड़ भाषा के 3 बड़े विद्वान रहते थे। 3 बड़े विद्वान रहते थे जिनका नाम पन, पोन और रत्न है। ये लिखा हुआ है, जिनका नाम पन, पोन और रत्न है। जिनका नाम पन, पोन और रत्न है। क्या है? रन्न। पन, पोन और रन्न है ना? पन, पोन और रन्न है। इसी में नीचे लिख दीजिएगा, यहीं पे बना के, पोन्न द्वारा ही शांति पुराण की रचना की गई है। पोन्न द्वारा ही, ये जो लिखा है ना, पोन्न द्वारा ही शांति पुराण की रचना की गई। पोन्न द्वारा ही, ये जो कवि हैं जो त्रिरत्नों में पोन्न, पोन्न द्वारा ही शांति पुराण की रचना की गई थी। शांति पुराण की रचना की गई थी। सर पूरा आर एस शर्मा लिखवा दे रहे हैं। हां बिल्कुल लिखवा देंगे, जिससे फायदा होगा सब लिखवा देंगे। आपके फायदे के लिए सब कुछ हो जाएगा। यहां हम ये सब लिखवाते नहीं है, केवल आपके लिए लिखवा रहे हैं कि स्टेट का आपको एग्जाम देना, इसलिए लिखवा रहे हैं। हमारा नोट्स आपको मिलेगा तो आपको फिर ज्यादा उसमें दबाव आ जाएगा। वो केवल मेंस के ओरिएंटेशन पे होता है और इसलिए हमने इसको यहां पे आपके लिए ऐड किया है। हमने आपको बताया था कि जो एग्जाम आपको इस जगह का देना है, इसके लिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, ठीक भी है ना? चलिए अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट बनाइए। इस वंश में अगला शासक, इस वंश में अगला शासक इंद्र तृतीय बना। इस वंश में अगला शासक इंद्र तृतीय बना। इस वंश में अगला शासक इंद्र तृतीय, कहीं लिखा है भाई? इंद्र लिखा है, कहीं नहीं लिखा? इंद्र तृतीय बना। इस वंश में अगला शासक इंद्र तृतीय बना। इंद्र थर्ड। इसके दरबार में, इसके दरबार में अरब यात्री इंद्र तृतीय बना। इसके दरबार में अरब यात्री अल मसूदी आया था। इसके दरबार में अरब यात्री अल मसूदी आया था। अरब यात्री अल मसूदी आया था। अल मसूदी आया था, जिसने मानसूनी हवा का पहली बार उल्लेख किया है। जिसने मानसूनी हवा का पहली बार उल्लेख किया है। पहली बार उल्लेख किया है। अगला पॉइंट, इस वंश में अगला शासक कृष्ण तृतीय हुआ। इस वंश में अगला शासक कृष्ण तृतीय हुआ, जिसने परांतक प्रथम को, जिसने परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में हराया था। जिसने परांतक प्रथम को, परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में, किसमें? तक्कोलम के युद्ध में हराया था। तक्कोलम के युद्ध में हराया था। तो वहीं लिख देना, जो परांतक प्रथम के आसपास ही लिख देना, चोल शासक। कौन था? चोल शासक। वही ब्रैकेट बना के लिख देना, चोल शासक। एक पॉइंट और लिख दो, इस वंश का आखिरी शासक
कर्क सेकंड था। इस वंश का आखिरी शासक कर्क सेकंड था। जो अयोग्य है, जो अयोग्य था, इस वंश का आखिरी शासक कर्क सेकंड था। कर्क जो सेकंड था, द्वितीय, जो अयोग्य शासक था। और इसी समय जो अयोग्य शासक था, और इसी समय इसके सामंत, और इसी समय इसके सामंत तैलब सेकंड ने, इसी समय इसके सामंत तैलब सेकंड ने इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और चालुक्य वंश की स्थापना की, और चालुक्य वंश की स्थापना की। और यही चालुक्य कल्याणी के चालुक्य कहलाए। चालुक्य वंश की स्थापना की और यही चालुक्य कल्याणी के चालुक्य कहलाए। और यही चालुक्य कल्याणी के चालुक्य कहलाए। कहां के? कल्याणी के चालुक्य कहलाए। ये बताइए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे? ऑनलाइन वाले एक अलग तरह की मुहिम में रहते हैं। सर अभी तो क्वेश्चन और नहीं बन पा रहा है। कभी नहीं बनेगा, कभी बन नहीं पाएगा। अपने उतरे ही स्वर्ग मिलेगा। यू गॉट हेवन यू मस्ट बी डाई। आपको स्वर्ग चाहिए तो खुद भी मरना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम मरे और आप स्वर्ग पाए, ये होगा नहीं। आ जाइए पालवंश पे। बड़ी समस्या है। आराम से लिखवाओ तो सर बहुत आराम से हो गया। जो धीरे लिखवा रहे हैं, तेज लिखवा दो बहुत तेज हो गया। इतनी बेचैनी है यहां, बड़ी बेचैनी है। नहीं, आप लोग तो बिल्कुल सही हैं। आप लोग बिल्कुल सही हैं। आप लोग को तो देख के पढ़ाते हैं। ये लोग तो इसीलिए देखते रहते हैं कि सर देखते नहीं हैं। पालवंश, पालवंश है ना। इनका समय क्या है? 7वीं शताब्दी से आप देखें 11वीं शताब्दी। ग्यारहवीं शताब्दी का समय है इनका। एक लंबा समय रहा है जो बंगाल के, अगर आप आसपास के इलाकों में देखेंगे, है ना, जो बंगाल के आसपास के इलाकों में इनका पूरा जो फैलाव था, विस्तार था। जो बिहार, बंगाल पहले सब एक ही में था, उड़ीसा सब एक था, और इनका पूरा विस्तार था। और आप देखेंगे कि अगर आपको याद हो तो ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा जुड़े थे। क्या याद आ रहा है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा। तो वज्रयान शाखा में एक देवी थी, क्या नाम था? तारा। और यहीं पे था पंचमकार। क्या था? यहीं पे मामला सब बिगड़ गया। बौद्ध धर्म भारत से जो पलायन कर गया इन्हीं की वजह से। और इन्होंने अपनी राजधानी रखा था मुंगेर में। कहां रखा था? मुंगेर। इनकी राजधानी कहां थी? मुंगेर। इनकी राजधानी मुंगेर में थी। इस वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति था जो गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। यहां पर देखें, स्थापित किया, जो गोपाल ने स्थापित किया। और अपनी राजधानी कहां बनाया? मुंगेर। कहां बनाया? मुंगेर। ठीक बात। अगर आप देखेंगे तो इसने एक काम किया था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। कौन सी? अब याद कर लीजिएगा, फैक्ट है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने स्थापित कराया था? किसने? किसने?
बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके सामने एक दो प्रश्न आ सकते हैं कि जो पाल वंश के शासक हैं वो बौद्ध धर्म के जो किस शाखा से संबंधित है? ठीक, बहुत बढ़िया। और यहां पर आप देखेंगे कि अगला शासक इसमें हुआ धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। एक्चुअल में यहां के शासकों के बारे में आपको जानकारी इसलिए मजा आएगा। अब यहां आप जानते हैं यहां के शासकों के बारे में, इसीलिए आप कोई पूरी जानकारी होगी। अगर आप देखेंगे तो धर्मपाल ही ऐसा शासक है जो कन्नौज पर अधिकार के लिए कूद गया। क्या जरूरत है तुमको कन्नौज में कूदने की? इतना बढ़िया तुम्हारा राज्य है, जो बिहार तुम्हारे पास, जो बंगाल तुम्हारे पास, उड़ीसा तुम्हारे पास, क्या जरूरत है कन्नौज कूदने की? अपनी पूरी जो बर्बादी की आदमी जो इबादत है वो अपने से लिख देता है और फिर रोता है कि हमारी तो इतनी हार हुई। इनकी सबसे ज्यादा हार हुई, लेकिन ये मानते नहीं थे कि कुछ आदत है कि वो हमारी सुधरती नहीं है। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष में कूद पड़ता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कूदता है। और इसी से यहां पे आप देखेंगे कि जो पाल राजवंश है उसकी हालत बाद में चल के खराब हो जाती। इनके साम्राज्य में जो समस्याएं आई इसी संघर्ष के कारण आई। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में लगातार रहे और जिसके वजह से बंगाल के शासकों की हालत लगातार आपको खराब होती दिखाई देगी। इसने अगर आप देखेंगे तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है, कहां? भागलपुर में। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराता है। ये किसकी स्थापना कराता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराता है। और यहां यह समझना पड़ेगा कि इसके अलावा सोनपुर महाविहार, जो सोनपुर महाविहार है उसकी भी स्थापना कराता है। किसकी? सोनपुर महाविहार। सोनपुर कहां है? बांग्लादेश में भी सोनपुर महाविहार। है ना, सोनपुर, जो सोनपुर महाविहार है उसकी स्थापना भी ये करवाता है ना। अगर आप देखेंगे तो इसने इतने सारे काम करने के बाद ये कहता है अपने आप को कि मैं उत्तर का स्वामी हूं। क्या कहता है? उत्तर का स्वामी हूं। इसीलिए इसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया। कौन सी उपाधि? उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी किसकी उपाधि है? किसकी? किसकी? ठीक ठीक ठीक। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद अगला शासक बना देवपाल। कौन बना? देवपाल। देवपाल अगला शासक बना देवपाल। इसने भी अपनी राजधानी, इसकी राजधानी भी कहां है? जो मुंगेर में ही राजधानी है। इसी के दरबार में अरब का यात्री आया था, सुलेमान। कौन आया था? अभी प्रश्न बन जाएगा कि अरब का यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया? अरब यात्री सुलेमान। कौन? सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान इसके दरबार में आया था। और इसने जो बंगाल के लिए एक शब्द का यूज किया, रोहिमा। जो क्या इस्तेमाल किया बंगाल के लिए? रोहिमा। ये आता है तो इसने कहा कि जो बंगाल है उसके लिए एक शब्द यूज करता है, रोहिमा। क्या? रोहिमा। कौन से शब्द का यूज करता है? रोहिमा। इसके बाद यहां का शासक बना है महिपाल। कौन है? महिपाल। महिपाल इसने पाल वंश को फिर से ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया कि जो हमारा ये जो राज्य है ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। और इसके समय में पाल राजवंश और अच्छी स्थिति में पहुंचा। इसीलिए इसको दूसरा संस्थापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा संस्थापक। दूसरा संस्थापक भी इसे माना जाता है। ये दूसरा संस्थापक माना जाता है ना।
और अगर आप देखेंगे तो इसके समय में ही बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए। मतलब इसने बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत काम किया था। इसने अपने समय में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध भिक्षु एक था जिसका नाम था जो दीपांकर। क्या नाम था? यह बौद्ध भिक्षु था, है ना। इसको इसने भेजा था, जो दीपांकर को अगर आप देखेंगे तो इसने अपने दरबार से भेजा था। अगर आप देखें तो बहुत सारे स्थानों पे, जैसे तिब्बत में भेजा था। कहां भेजा था? तिब्बत। और यहां पर ये वज्रयान शाखा को आगे बढ़ाएगा ना। अब यह समझना, यहां पे वज्रयान शाखा एक कर्मकांड प्रधान शाखा है, जिसका भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर यह जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह वज्रयान शाखा को दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी समय आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम ने भी इसके राज्य पर आक्रमण किया था। आपको याद आ रहा है? राजेंद्र प्रथम का आक्रमण इसी के समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट का आक्रमण हुआ था। क्या परिणाम आया था? ये हार गए थे, महिपाल हार गए थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? वो गया तो उसने वहां पर एक नया शहर ही बसाया, जो गंगईकोंडपुरम है ना। एक तो वो चोलपुरम बसाया, तालाब, और इसके अलावा एक नया शहर भी बसाता है। आपको इंटरलिंक करना है। आप इस बात को समझिए कि यहां पर ये हारता है किससे? राजेंद्र से। किससे हारता है? राजेंद्र से। इसके बाद आप देखते हैं पूरा बंगाल राज्य तहस नहस हो जाता है। राजेंद्र बहुत शक्तिशाली था, बस उसके पास इतना समय नहीं था कि वो बंगाल में उगता। आप देखें उत्तर के भी जो बहुत मजबूत शासक है वो जाकर वो दक्षिण में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर कोई शासक अपने जिस क्षेत्र में रहता है उसी जगह रहना चाहेगा। हर आदमी को अपनी मातृभूमि और या अपना जो अपना निवास होता है वो बहुत प्यारा लगता है। छोटा सा घर हो किसी का, लेकिन अपना अच्छा लगेगा। अगर वो राजमहल में भी किसी के रह रहा हो तो थोड़े समय के बाद अपने घर की याद आने लगती है। अगर कोई विदेश में होगा उससे बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अगर कोई विदेश में होगा तो आप उससे पूछेंगे, अगर वो इंडिया का है, यार है बड़ा अच्छा, लेकिन अपने ही देश की याद आती है। क्यों? भारत में जहां आप रहते हैं आपकी अपनी जो जन्मभूमि है उसका अलग महत्व है। वो आपको अट्रैक्ट करती है, आखिरी समय तक अट्रैक्ट करेगी कि यार अपने घर चलो, है ना, अपने घर चलो। वो कह रहे हैं आप लौट चलो। अब यहां समझने की जरूरत है कि अपनी जो मातृभूमि पे यहां पर आपको इस बात को समझना। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पालवंश हो गया, समझ में आ गया? आ गया समझ में? आएगा क्वेश्चन तो कर दोगे यहां से? बहुत बढ़िया। कुछ बातें लिखिए जो पालवंश पे। पहला पॉइंट बनाइए, पालवंश की स्थापना। पालवंश की स्थापना, पालवंश की स्थापना गोपाल नाम के शासक के द्वारा की गई थी। पालवंश की स्थापना गोपाल नाम के शासक के द्वारा की गई थी। गोपाल नाम के शासक के द्वारा की गई थी। गोपाल नाम के शासक के द्वारा की गई थी। एक मिनट आप लोग रुकिए। एक बात समझिए कि कोई भी वंश होता है वो पूरी तरह से विनाश नहीं होता। 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक पाल जो है मजबूत रहे। उसके बाद उनके वंश में एक दो शासक रहे होंगे, लेकिन वो मजबूत नहीं रहे। वो 11वीं शताब्दी तक राज्य चला, लेकिन वो राज्य जो उनकी कोई भी वो पहचान नहीं रही थी। जब तक आपका अस्तित्व नहीं रहेगा तब तक आपका नाम नहीं लिया जाएगा। मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक जो चीजें चलती हैं। इसीलिए कुछ दिमाग अपने से भी लगाया करिए, है ना। कुछ दिमाग अपने से नहीं लगाएंगे तो एकदम जो रोबोट हो जाएंगे। इतिहास पढ़ने में कुछ दिमाग अपने से भी लगाना पड़ता है। अच्छा ये चीज रही, इसका मतलब कि राज्य अलग अलग हिस्सों में चल रहा होगा, है ना। यहां पर यह शासक जो था, जो महिपाल के बाद कोई मजबूत शासक उस तरह से नहीं था।
लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम विनाश हो गया होगा, कुछ लोग रहे होंगे जो धीरे धीरे अपना राज्य लेकर चल रहे होंगे। क्या लिखा? गोपाल थे, ठीक है। अगला पॉइंट बनाइए। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया और नालंदा में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा में जो बिहार शरीफ वाला नालंदा, और नालंदा में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, कहीं लिखा होगा देख लो, ये ऊपर लिखा है, नालंदा में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वही लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बिहार शरीफ, ब्रैकेट में लिख दीजिए बिहार शरीफ। अगला पॉइंट, एक लोग लिख रहे हैं कि सर आपका नोट्स आंख बंद करके याद कर जाएंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, अगर याद कर जाए तो मजा ही आ जाएगा। अगर याद ना कर पाए, अगर आपको याद है तो आबाद है, नहीं तो सब बर्बाद है। भाई याद है तो आबाद है आप, और नहीं याद है तो फिर एग्जाम में फिर एक ही जो मंजर हाथ लगता है बर्बादी का, और तो कोई मंजर दिखता नहीं। एग्जाम देकर आने के बाद जो दो चेहरे सामने रहते हैं, या तो मुस्कुराता चेहरा या तो गमगीन चेहरा। बहुत दुख हुआ आज एग्जाम देने के बाद, ये पता चला कि अपनी हैसियत कहां है अभी, है ना। तो मालिक मुख्तियार बनना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज कोई कभी नहीं पढ़ाता। मैं तो यहां पे बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, मैं इतना नहीं पढ़ाता हूं। मेरा काम है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपकी, पढ़ना आपका काम है। जो मेंटोर का काम है कि आपके दिमाग को एक्टिव कर देना। और यहां क्या स्पून फीडिंग चल रही है? क्या चल रही है? स्पून फीडिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा प्रशासक बनना है तो अपने से भी मेहनत करिए। कुछ यहां से जाने के बाद अपने से भी मेहनत करिए, कुछ निकालिए। अगर आप ये सोचिए कि दुनिया में कुछ काम हमेशा जरूरी है दुनिया में, लेकिन यहां क्या है? दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। दुनिया में हाथ पैर क्यों हिलाएंगे हम, जब यही सब कुछ मिल रहा है? अगर आपने देखा हो अपने घर में कुछ लोग हर सामान अपने बिस्तर पे पा जाते हैं, तो हाथ भी मग में ही धुलते हैं। सब राजशाहियां हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन अभी आपको ये राजशाही नहीं चाहिए। अभी जीवन में कुछ मेहनत अभी करने का समय है, बाद में आनंद आपको प्राप्त होगा। जो अभी कांटों पे नहीं चलेगा, उसके ऊपर आने वाले समय में जो फूल नहीं बरसेंगे। अभी आपको कांटों पे चलना पड़ेगा, तब फूल बरसेंगे बाद में जाके। क्या कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगला पॉइंट बनाओ, अगला पॉइंट बनाओ। इस वंश में अगला शासक धर्मपाल हुआ। इस वंश में अगला शासक धर्मपाल हुआ, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इसी कारण जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, इसी कारण पाल साम्राज्य का विकास रुकने लगा। इसी कारण पाल साम्राज्य का विकास रुकने लगा। इसी कारण पाल साम्राज्य का विकास रुकने लगा।
अगला पॉइंट, धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई। धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई और बांग्लादेश के, और ऐसे लिख दीजिएगा, जो बांग्लादेश हटा दीजिए, और सोनपुर महाविहार की स्थापना कराई गई। और सोनपुर महाविहार, सोनपुर कहीं लिखा है, सोनपुर महाविहार की स्थापना कराई गई। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए अभी वर्तमान में बांग्लादेश में, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में, और सोनपुर महाविहार की स्थापना कराई गई। एक ब्रैकेट बनाइए और उसमें लिखिए अभी वर्तमान में बांग्लादेश में। कौन सा स्थान? सोनपुर महाविहार, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में। ठीक है, अगला पॉइंट, इस वंश में अगला शासक देवपाल हुआ। इस वंश में अगला शासक देवपाल हुआ, जिसके समय में अरब का यात्री सुलेमान आया था। जिसके समय में अरब का यात्री सुलेमान आया था, अरब का यात्री सुलेमान आया था, जिसने बंगाल के लिए रोहिमा शब्द दिया है। जिसने बंगाल के लिए रोहिमा शब्द दिया है। जिसने बंगाल के लिए रोहिमा शब्द दिया है। एक है अवधेश ठाकुर, वो लिख रहे हैं सर पोल्टी वाले सर ने एकदम स्टार्टिंग से बताया, फिर टॉप पे गए। हर सर की अपनी अपनी बेटा स्किल होती है, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। हम अपने तरीके से चलते हैं, हमारे पढ़ाने का अपना तरीका है। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं और यही तरीका रहता है हमारा। ब्लैक बोर्ड पे लिख के यही अनादिकाल से ऐसे ही तरीका चल रहा है, इसी तरीके से हम भी चल रहे हैं अभी। और यही तरीका हम जो मुखर्जी नगर में भी यूज करते हैं और हिट तरीका हमारा ये है। ऐसे लिख लिख के पढ़ाते हैं, आधी बात तो वहीं याद हो जाती है और आधी बात लिख कर याद हो जाती है। और अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया तो सब काम आपका हो गया। यही तरीका चलता है और यही तरीका हम चलाते हैं। और हमने कभी अपने तरीके के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं सर आप जो बाइलिंगुअल, हम इसी तरीके पे चलते हैं, हम नहीं बाइलिंगुअल पे जाएंगे तो हमारा ये तरीका छूट जाएगा। और अभी हम इसी पे रहना चाहते हैं कि जो बच्चे हिंदी माध्यम के, उनको बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम इस पे अलग अलग चीजों को नहीं लेके आते कि हाँ ये वाला बाइलिंगुअल भी चल रहा है, ये वाला भी चल रहा है। जो सेपरेट हिंदी तो सेपरेट हिंदी, इसलिए हम लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं। और ये बात समझ में आ गई। हर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्किल होती है। हमने अपनी स्किल इसी तरह से डेवलप किया है, जो बच्चों से ही समझ के कि हाँ उनको कैसे समझ में आएगा। ये तरीका ठीक है। जिस तरीके से आपने एक बार इसको लिख लिया, समझ लिया, अगर आप इसको भी फ्रेम बना लें तब भी आपको तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास एक चीज होना चाहिए, शब्दों की बाजीगरी, जो अभी आपके पास नहीं है। यह तरीका तब आएगा जब आप इस तरीके को पढ़ लेंगे। फिर आपके सामने ऐसे फ्रेम में बना दूंगा, आप आंसर लिख देंगे। आंसर लिखने के लिए यही तरीका तो होता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इतनी पूरी जो नहीं कॉपी पढ़ पाएंगे, एक आपकी और कॉपी बनेगी जो बिल्कुल उसमें आप अपने लिए नोट्स बनाएंगे कि इस पॉइंट्स को डालना है, इस पॉइंट को डालना है, ऐसे डालना है।
और मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा। एक आंसर लिख के दिखाऊंगा। आंसर कैसे लिखते हैं? आंसर लिखना एक आर्ट है जो बहुत ज्यादा आपके जो फैक्ट से नहीं आता, कि आपको बहुत फैक्ट पता है, आप आंसर लिख के दिखा दीजिए मुझे आके। आंसर लिखना एक स्किल है। क्या है? जब तक आपके दिमाग में एक जो फ्लो नहीं चलेगा तब तक आप आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। फ्लो चाहिए पूरा। क्या बात समझ में आ गई? इसको पूरा करो, अगला पॉइंट बनाओ। इस वंश का अगला शासक, अगला पॉइंट, इस वंश का अगला शासक, इस वंश का अगला शासक महिपाल हुआ। इस वंश का अगला शासक महिपाल हुआ। महिपाल, क्या नाम है? महिपाल। इस वंश का अगला शासक महिपाल हुआ, जिसने पाल वंश के विकास को, जिसने पाल वंश के विकास को पुनः तेज करने का प्रयास किया। जिसने पाल वंश के विकास को पुनः तेज करने का प्रयास किया। फिर से तेज, पुनः तेज करने का प्रयास किया। पाल वंश के विकास को पुनः तेज करने का प्रयास किया। पुनः तेज करने का प्रयास किया। इसीलिए इसीलिए इसे पाल वंश का, इसीलिए इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसीलिए इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट, दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके द्वारा दीपांकर नाम का बौद्ध भिक्षु, इसके द्वारा दीपांकर नाम का बौद्ध भिक्षु, दीपांकर लिखा हो, इसके द्वारा दीपांकर नाम का बौद्ध भिक्षु तिब्बत में भेजा गया। इसके द्वारा दीपांकर नाम का बौद्ध भिक्षु तिब्बत में भेजा गया, तिब्बत में भेजा गया तथा इसी के समय में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने, तथा इसी के समय में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया था। बंगाल पर आक्रमण किया था और महिपाल को पराजित किया, और महिपाल को पराजित किया। ठीक है, अगला पॉइंट, इस वंश के आखिरी शासक मदनपाल थे। इस वंश के आखिरी शासक मदनपाल थे, जिनकी मृत्यु के बाद यह वंश समाप्त होने लगा। जिसकी मृत्यु के बाद यह वंश समाप्त होने लगा। जिनकी मृत्यु के बाद यह वंश समाप्त हो गया, या जो समाप्त होने लगा। ठीक है, अच्छा रिपीट, इस वंश का आखिरी शासक, अरे सुन लो भाई, सुन लिया मैंने। इस वंश का आखिरी शासक मदनपाल था। इस वंश का आखिरी शासक मदनपाल था, जिसकी मृत्यु के बाद पाल वंश का समापन हो गया। जिसकी मृत्यु के बाद पाल वंश का समापन हो गया। एक लाइन और लिखो, इस वंश के समापन के बाद इसी क्षेत्र पर, इस वंश के समापन के बाद इसी क्षेत्र पर सेन वंश का उदय हुआ। इस वंश के समापन के बाद इसी क्षेत्र पर सेन वंश का उदय हुआ। किसका? सेन,
जो बंगाल के क्षेत्र में एक नया वंश आया, सेन वंश। कौन सा? सेन वंश। इन्हीं के सामंत थे। हर सामंतों ने ही एक बार जो शासन करने का लाभ उठाया है। अगर आप किसी के अधिकारी रहे तो आगे चल के राजा बनने की संभावना रहती है। इससे एक बात और सीखने को मिलती है कि हम, कोई समस्या नहीं अवधेश जी, आप सॉरी मत बोलिए, कोई सॉरी की जरूरत नहीं है। बस खाली आप आराम से जो लिखते पढ़ते चलिए। बस बीच में अनावश्यक इंटरप्शन करने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो मुझे पता है, आप मुझे मत बताइए, मुझे सब पता रहता है कि हम क्या बता रहे हैं, वो हमें पता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो पढ़े लिखे हम भी हैं आप ही की तरह से, और एक लंबा समय यहां देकर आए हैं, तो ये बात पता है कि कहां से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? सेन वंश। सेन वंश में इस वंश को स्थापित करने वाले अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है विजय सेन। क्या नाम है? विजय सेन। विजय सेन ने इस वंश को स्थापित किया। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था लखनऊती को। किसको? लखनऊती। लखनऊती का मतलब है नदिया। जो नदिया जिला है ना कहीं, अब आप लोग जानते होंगे, हमें पता नहीं भाई। ये नदिया जिला के पास है लखनऊती, है ना, जो लखनऊती को राजधानी बनाया, जो बंगाल में है अभी, है ना। और इसका अगर आप देखेंगे तो इसी ने इस वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस वंश में अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो है शैव धर्म को मानने वाले थे। किसको मानने वाले थे? शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को इनके यहां जो मान्यता थी, और अगर आप देखेंगे तो इसने जो धीरे धीरे पूरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया, और जो विजय सेन है इसका पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र था। जो आज का बांग्लादेश है वो भी इसी के ही क्षेत्र में था। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसके द्वारा भी जो परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। परमेश्वर, परमेश्वर, महाराजा धीराज। अब यहां समझिए, महाराजा धीराज है, महाराजा धीराज और परम भट्टारक। अगर आपने जो बाहुबली मूवी देखी होगी तो वहां शिवगामी कहती है कि परमेश्वर इस बच्चे को बचाना। याद है? यही सब इतिहास देख देख के ये सब सीखे हैं। ये जो परमेश्वर वाला है मामला, वो यहीं से निकला है। हर जगह आपको उपाधि मिलेगी जो राजाओं की, परमेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर, उसको कहते हैं परमेश्वर। क्या कहते हैं? ईश्वरों का भी जो ईश्वर है वो है परमेश्वर। अब यहां पे ये राजा उपाधि धारण कर रहा है, इसलिए कि आम जनता ये समझे कि ये राजा नहीं है, परमेश्वर है। क्या है? इसलिए परमेश्वर से अपराध नहीं होता है। परमेश्वर जो करेगा सब सही करेगा। इसलिए बाहुबली की रक्षा करना परमेश्वर नहीं, यहां पे इसीलिए रक्षा करता है बाहुबली की। तो यहां आप इस बात को समझिए। आगे चल के इसी वंश में एक व्यक्ति हुआ वल्लाल सेन, इसका ही उत्तराधिकारी। कौन हुआ? वल्लाल सेन। और अगर हम इसको कैसे कर दें कि बल्लाल सेन, वल्लाल, देखिए नाम आ गया। इसका मतलब आप अपने समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने भी इस जो पिक्चर को बनाएगा वो होगा बंगाल के आसपास का। उसने जो सेन वंश को खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। हमारे यहाँ के इलाहाबाद के ही एक हैं, वो फिल्म बनाते हैं, उनका नाम है तिग्मांशु धूलिया। क्या नाम है? तिग्मांशु धूलिया। और वो डायरेक्टर हैं, और मैं जिस हॉस्टल में रहता उसी हॉस्टल में रहते थे। तो आईएएस नहीं बने वो, तो वो कहे यार कि हमको फिल्म बनाने का शौक था। और आज के समय उनकी फिल्में एक अजीब अलग तरीके की बनती है। अगर आप उनकी फिल्म देखेंगे, अच्छी फिल्में रहती हैं। जैसे वो साहब बीबी गुलाम, जो गैंगस्टर एक मूवी आई थी, नहीं देखा है? बहुत सारी मूवी उनकी है। हासिल एक मूवी बनाई थी उन्होंने बहुत पहले, हासिल, इलाहाबाद पे हासिल मूवी। तो यहां इस बात को समझिएगा कि ये जो भी व्यक्ति रहा होगा जिसने फिल्म बनाई होगी बाहुबली, उसका कहीं ना कहीं संबंध जो बंगाल से रहा होगा। रहा हुआ नहीं रहा होगा? ठीक, बहुत बढ़िया।
जो बल्लाल सेन था वो बहुत जो सुधारक व्यक्ति था। इसने जो समाज में, धर्म में बहुत ज्यादा, इसने जो अपने समय का एक अच्छा व्यक्ति था, अगर आप ये कह सकते हैं कि विद्वान व्यक्ति था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, दान सागर और अद्भुत सागर। कौन सी पुस्तक लिखी थी? दान सागर और अद्भुत सागर। अद्भुत सागर, ये दो पुस्तकें इसके द्वारा जो लिखी गई थी, है ना। और आप देखेंगे कि जब अद्भुत सागर ये लिख रहा था उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। और आगे चल के इसी के ही परिवार में एक व्यक्ति थे लक्ष्मण सेन, उन्होंने इसको पूरा किया था। मतलब अद्भुत सागर लिखते समय ही इसकी मृत्यु हुई थी। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा, कौन सा ऐसा शासक था कि अपनी पुस्तक लिखते समय इसकी मृत्यु होने लग गई? ठीक, और इसी पुस्तक को पूरा किसने किया? लक्ष्मण सेन ने। किसने पूरा किया? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने। अब ये जो लक्ष्मण सेन है, ये यहां पर अगर आपको समझना पड़ेगा कि लक्ष्मण सेन जो है बहुत ही अच्छे शासक हुए, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आगे चल के जो लक्ष्मण सेन है, इन्हीं के दरबार में रहते थे जयदेव। कौन रहते थे? जयदेव। जयदेव जयदेव ने एक पुस्तक लिखी, गीत गोविंद। यह भगवान जो कृष्ण पर लिखी गई है, लेकिन यह पुस्तक ऐसी पुस्तक है जहां पर अध्यात्म को बहुत हल्का कर दिया गया है और यहां पे श्रृंगार बहुत ज्यादा है। मतलब भगवान कृष्ण की ऐसी लीला है जहां कृष्ण को एक संसारिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। मतलब इस पे बड़ी आलोचना होती है जयदेव की। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जैसे होते हैं वैसी ही रचना लिखते हैं। अगर आप लिखने बैठेंगे तो आप अपने अंतःकरण की प्रेरणाओं से ही लिखते हैं, और जो अंदर होगा वही आपको बाहर दिखेगा। नहीं तो जयदेव ने जो कृष्ण को देखा वो अपने तरीके से देखा होगा, और इसीलिए यहां पर आलोचना भी होती है कि जयदेव का जो गीत गोविंद है उसमें भगवान कृष्ण की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को वैसे नहीं दिखाया गया, अपने तरीके से ज्यादा दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आप देखते हैं कि इस वंश में जो लक्ष्मण सेन के बाद कोई मजबूत शासक नहीं दिखता है, और जो लक्ष्मण सेन है उसी के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। इसने एक उपाधि धारण किया था, परम भागवत। कौन सी उपाधि? परम भागवत। परम भागवत। तो ये उपाधि किसकी है? लक्ष्मण सेन। किसकी? लक्ष्मण सेन की। लक्ष्मण सेन की उपाधि है ना। और अगर आप देखेंगे तो ये सेन वंश का अकेला ऐसा शासक है जिसने हिंदी में अपना अभिलेख लिखवाया था। हिंदी में। किसमें? हिंदी में अपना अभिलेख लिखवाने वाला अभिलेख। तो कौन है इसका आंसर? कौन है? इसके पहले जो अभिलेख लिखा जाता था वो लिखा जाता था प्राकृत भाषा में, आमतौर पे प्राकृत भाषा में, लेकिन ये पहला ऐसा शासक जिसने हिंदी में अभिलेख लिखवा दिया। क्या समझ में आ गई बात? तो आपका सेन वंश भी समाप्त हो गया। तो लिख लीजिए 2-4 पॉइंट। सेन वंश। इसमें लिखिए, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है। लिखते जाइए, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है। सामंत सेन को माना जाता है। किंतु इसका वास्तविक संस्थापक विजय सेन को स्वीकार किया जाता है। किंतु इसका वास्तविक संस्थापक विजय सेन को स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है। केवल एनसीईआरटी पढ़ना है 11th क्लास की, आर.एस. शर्मा की, और कुछ नहीं पढ़ना है, ओल्ड वाली।
तो स्वीकार किया जाता है। अगला पॉइंट बनाइए, इस वंश की राजधानी लखनऊती थी। इस वंश की राजधानी लखनऊती, इस वंश की राजधानी लखनऊती थी। लखनऊती, इस वंश की राजधानी लखनऊती थी। तो कहां पे है? बंगाल में। कहां पे? बंगाल में। अगला पॉइंट, इस वंश के शासक शैव धर्म को मानते थे। इस वंश के शासक शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट, विजय सेन के द्वारा, अगला पॉइंट, विजय सेन के द्वारा परमेश्वर, विजय सेन के द्वारा परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज, और महाराजाधिराज, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। अगला पॉइंट, इस वंश में अगला शासक वल्लाल सेन हुआ। इस वंश में अगला शासक वल्लाल सेन हुआ। वल्लाल या जो बल्लाल, जो लिखना चाहो, वल्लाल सेन हुआ, जो एक समाज सुधारक और विद्वान था। जो एक समाज सुधारक और विद्वान था। जो एक समाज सुधारक और विद्वान था। इसके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। इसके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। इसके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। 2 ग्रंथ लिखे गए, दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर। अगला पॉइंट, अद्भुत सागर की रचना करते समय ही, अगला पॉइंट, अद्भुत सागर, अद्भुत सागर की रचना करते समय ही, अद्भुत सागर की रचना करते समय ही, अद्भुत सागर की रचना करते समय ही वल्लाल सेन की मृत्यु हुई। वल्लाल सेन की मृत्यु हुई। वल्लाल सेन की मृत्यु हुई और इस ग्रंथ को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। अद्भुत सागर की रचना करते समय ही वल्लाल देव की मृत्यु हुई और इस ग्रंथ को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। अगला पॉइंट, इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के दरबार में जयदेव नाम के विद्वान रहते थे। इन्हीं के दरबार में जयदेव नाम के विद्वान रहते थे, जिनके द्वारा, इन्हीं के दरबार में जयदेव नाम के विद्वान रहते थे, जिनके द्वारा गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई। जिनके द्वारा गीत गोविंद, जिनके द्वारा गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई। जिनके द्वारा गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई। अगला पॉइंट,
लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना। कोई भी योग्य शासक नहीं बना। और अंत में यह वंश समाप्त हो गया। और अंत में यह वंश समाप्त हो गया। और अंत में यह वंश समाप्त हो गया। एक दो पॉइंट और इसमें छूटा है। एक पॉइंट और बनाइए। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की और हिंदी में पहला अभिलेख लिखवाया। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण की और हिंदी में पहला अभिलेख लिखवाया। हिंदी में पहला अभिलेख लिखवाया। हिंदी में पहला अभिलेख लिखवाया। हो गया। एक और, एक राजवंश और ले ना। तो गुर्जर प्रतिहार। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। फिर उसके बाद आपको कुछ सुनाएंगे। हाँ, पहले सुना दें? नहीं, एक बार पहले इसको कर लो। एक बार गुर्जर प्रतिहार नहीं करना है अभी? करना है ना? क्या करना है पहले? गुर्जर प्रतिहार क्या करना है? जो गुर्जर प्रतिहार से पहले, देखिए हम तो रोज कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं और जब सुनते हैं तो लिखते। एक बड़ी अच्छी कहानी आज हमने सुनी और बड़ा अच्छा था उसमें। मैं चाहता हूं वो पहले सुनो तुम। एक बार एक स्कूल की मैडम थी, उन्होंने कहानी सुनाई। और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो कहानी सुनते ही रहते हैं। स्कूल की मैडम बड़ी अच्छी, हमें लगता है कि इतनी अच्छी अध्यापिका, जो शिक्षिका, जो महिलाएं हो सकती हैं, उतने अच्छे पुरुष नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आज तक अभी हमने देखा कि जो हम लोग के क्षेत्र में तो महिलाएं शिक्षक कम हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कि महिलाएं शिक्षिकाएं इसमें आएंगी ज्यादा। तो कहानी ये है कि एक बार भगवान, जो विष्णु का दरबार लगा हुआ था और उसमें नारद जी पहुंचते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान, आपको जो सबसे ज्यादा जो प्रिय कौन है? तो नारद जी को लगा कि हम ही को बताएंगे, अब चूंकि रात दिन तो हम ही नाम लेते हैं उनका, और तो कोई नाम लेता नहीं। तो भगवान ही होते हैं। भगवान के सामने अगर आप बहुत चाटुकारिता करें, जो बटरिंग करें, तो उनको पसंद बहुत नहीं आता है। तो भगवान ने कहा, ऐसा है नारद, एक पहले लेकर आओ कटोरा। क्या लेकर आओ? और उसमें भरो पूरा फुल दूध, जो पूरा उसमें भर दो, दूध भर दो। और उसको लेकर तुम जो है तीनों लोकों में घूमो, तीनों जगह जाओ, और एक बूंद भी दूध नहीं गिरने चाहिए। ठीक? तो नारद जी आए, एकदम जो संभालते हुए लेकर गए, संभालते हुए लेकर आए। भगवान ने पूछा, सब ठीक रहा? कहे, हाँ सब ठीक रहा, एक भी बूंद गिरने नहीं दिया हूं आपकी कृपा से। कहे, लेकिन एक भी बार तुमने हमारा नाम नहीं लिया इस बार। तुम जो हमेशा बोलते रहते हो कि जो श्रीमन नारायण नारायण, एक बार भी नहीं बोला तुमने। तो इसका मतलब कि तुम्हारी भक्ति जो हल्की है, कि जब तुम दूध लेकर गए तो तुमने याद नहीं किया, तुमने तो दूध पर ध्यान दे दिया और हमें भूल गए। तब नारद जी ने
भाई उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? कहे इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं। तो पूछे क्यों? क्या वो इतनी समस्या में है, रात दिन समस्या में है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, फिर भी वो मुझे याद करते रहते हैं। इसलिए ईश्वर ईश्वर है और इंसान इंसान है, और जो देवता है वो देवता है। क्या समझ में आई बात? इंसानों का ईश्वर के साथ बड़ा लगाव, मतलब इंसान जो है ना ईश्वर के साथ लगाव रखता है। वो लगाव अलग अलग रूपों में हो सकता है। कोई उसको अपना प्रेमी मान सकता है, कोई अपना जो माता पिता मान सकता है। लेकिन अगर आपने ईश्वर से लगाव भय के कारण किया तो फिर आपको अभी जो कुछ भी नहीं पता। और धर्म जो है भय के कारण किया जा रहा है। भय नहीं होना चाहिए, प्रेम ही इसमें चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। और इसी पे यहां पे दो चार लाइनें मैं आपको सुनाता हूं, तो अगर आप सुन लीजिए कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, सुनिए, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी याद हमें आई न होती। ठीक है? दुखों से चोट अगर खाई न होती, तुम्हारी याद हमें आई न होती। अगर तुम नहीं जगाते अपने निज ज्ञान से, अगर तुम नहीं जगाते अपने निज ज्ञान से, तो हमें तुम्हारी याद आई न होती। कहीं भी हमें चैन मिलता नहीं है, कहीं भी हमें चैन मिलता नहीं है, अगर जो तुमने ये चिंता जो मिटाई न होती। कहीं भी हमें चैन मिलता न जग में, अगर तुमने ये चिंता मिटाई न होती। और उसके आगे है कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो तुम्हारी याद हमें आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती। देखिए ये लाइन इसमें बड़ी अच्छी है। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे ये पाई न होती। और जो दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी याद प्रभु आई न होती। अब देखिए अगली लाइन क्या है कि बनी तुमसे, अगली लाइन है कि बनी तुमसे इतने सारे लोगों की, बनी तुमसे इतने सारे लोगों की, और हम क्यों मानते तुम्हारी। बनी तुमसे इतने सारे लोगों की, हम क्यों मानते तुम्हारी, अगर तुमने हमारी जो बनाई न होती। मतलब यहां पे एक व्यक्ति ये कह रहा है कि इतने सारे लोगों की बनी, ये लोग बोलते हैं हमारे साथ अच्छा हो गया, लेकिन आपको विश्वास तब होगा जब आपके साथ कोई अच्छा हो जाए। ये यहां पे भाव है कि यहां ये कह रहे हैं कि अगर हमने जो दुखों से चोट खाई न होती, तो हमें तुम्हारी याद आई न होती। बस ठीक है। ये जब जीवन में आपके दुख आएगा तब समझ में आएगा। अभी तो ना आए बहुत अच्छा है, दुख ना आए, लेकिन आना भी चाहिए। आते समय फिर जब आता है तभी याद आती है। अगर ना आए दुख तो किसी को कहां किसकी याद आती है? आती है किसी को याद? चलिए बहुत बढ़िया। एक और वंश ले लें, गुर्जर प्रतिहार। क्या आज रहने दें? रहने दें? चलो रहने दो, आज जाओ संडे मनाओ, छुट्टी। कल जो लड़के हैं वो रुक जाएंगे, आई कार्ड लेके जाएंगे, और इसी टाइम कल आपकी क्लास होगी।